जय हिंद सभी को। आज से आपका एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसको कहते हैं इंडियन पॉलिटी। हम देखेंगे जिस देश में रहते हैं वास्तव में वो देश क्या है या उसका जो विधान क्या है, जिस हिसाब से वो चलता है। टॉपिक है हमारा आज का इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, एसेंशियल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। इन तीनों टॉपिक को अपन टच करने की कोशिश करेंगे अपने इस सफर में। चलिए एक नए जोश के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में शुरुआत करते हैं। और अभी क्या हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था अंग्रेजों के समय से। कब शुरू हुआ आपका? अंग्रेजों के टाइम। अब ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो ओरिजिनल वाला है, ड्राफ्टेड है, वो रखा हुआ है, सुरक्षित किया गया है, हीलियम भरी हुई है उसमें आपका, फिर आपका रखा गया है जिससे कि वो आपका खराब ना हो। हीलियम कैसे गैस है, अक्री गैस है ना, तो हीलियम में सुरक्षित रखा गया इसको। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल वाला, ठीक है। हर एक पेज ऐसे करके पलटोगे तो पेज पे ये चिपका हुआ है, इस तरीके से रखे हुए हैं, व्हाइट पे पेज लगे हुए हैं और खूब अच्छा खासा मोटा खासा है। इसके बारे में शुरुआत करते हैं इस अद्भुत ग्रंथ की। ध्यान रखिएगा, इस वजह से ही हमारा देश जो है ना, अनेकता में एकता बोलते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारे लोगों का विजन है जो इसमें है। किन लोगों का? जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। वो तब उस टाइम पे उनके अंदर एक आदर्श था देशभक्ति का, इसलिए वो चीजें दे भी चुके, वो उदार मन के थे। आज के समय में संकीर्णता जो आ गई है ना, आज के समय के लोग होते ना, जो पॉलिटिशियन अभी हैं जिन्होंने दुर्गति कर रखी है देश की, वो उस टाइम पे होते तो पता नहीं क्या कर रहे, क्या होता उन्होंने, ठीक है, देश का ही बंटाधार कर दिया होता। ये आज के लिए नहीं, लंबे समय तक ये आपका जिंदा रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह से ही कहते हैं ना अनेकता में एकता, या बहुत सारे विचार फलते फूलते रहेंगे, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हैं। चलिए इसके सफर पे शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें देखोगे तो चित्रात्मक रूप से बनाया गया है, पूरी तरह से हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी जानते हो, सुलेखन किया गया है। थोड़ी देर बैठ करके सुलेख किया, किसने किया है उनकी भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है। शुरुआत करते हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो भारतीय संविधान का निर्माण। और भारतीय संविधान का निर्माण किसने करा? संविधान सभा ने। उससे पहले आ जाएं कि दुनिया में संविधान आपके दो तरीके के होते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। कहने का मतलब मौखिक होता है, जो परंपराओं के आधार पर चलता है। सर ऐसा कहां, किस देश में है? ब्रिटेन में। यूनाइटेड किंगडम में किस तरीके का संविधान है कि वहां पे जो ऊपरी सदन है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो परंपराओं को आपका फॉलो करवाता है। अच्छे अच्छे लोग वहां पे रहते हैं, उनको सर की उपाधि दी जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड में रहते हैं और कहते हैं कि वहां का जो, देखो रूल्स रेगुलेशन अलग चीज होती है, संविधान लिखना अलग चीज होती है। हमारे संविधान में रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसमें क्या आर्टिकल है, वो बातें उनके आधार पे फिर नियम और कानून बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या बात हुई कि दुनिया में ये एक तो पता पड़ेगी कि कौन सा है, कहां पे है, इंग्लैंड में है। और दूसरा आपका लिखित की बात करें तो दुनिया का पहला लिखित संविधान है यूएसए का। विश्व का प्रथम लिखित किसका है? यूएसए का। और यहीं पे एक प्रश्न और बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो क्या है? भारत का है। इतनी बात ध्यान रखना। आ जाते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये दुनिया के वृहत्तम संविधान का, सबसे बड़े संविधान का, तो कहते हैं कि जिसने बनाया उस सभा का नाम है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार किनके दिमाग में आया था, तो ये समय था 1934 और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एम.एन. रॉय। क्या नाम है? तो प्रथम विचार मन में आता है तो ऐसे ध्यान रखना, एम.एन. वैसे नाम इनका कुछ और है, ठीक है, तो विचार और मन ध्यान रखना। फिर रॉय, राय होती है ना किसी की, तो राय विचार ऐसे करके ध्यान रखना। ये याद कराने के लिए फालतू की बात है। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार किसने दिया, तो वो दिया एम.एन. रॉय ने। और कब दिया? 1934 में दिया। भारत में साम्यवाद के जनक हैं या वामपंथी नेता हैं ये। एम.एन. रॉय कौन है? वामपंथी नेता हैं, साम्यवाद के जनक हैं। इन्होंने विचार दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए जो क्या करेगी, भारत के लिए एक आयन तैयार करेगी, एक संविधान बनाएगी। चलो 1935 में क्या हुआ, कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कर दी। एम.एन. रॉय ने विचार जैसे रखा, कांग्रेस ने बोला ठीक है अब हमें वही चाहिए, संविधान सभा ही चाहिए। 1935 की बात है। प्रश्न आएगा कांग्रेस ने कब आधिकारिक मांग रखी? बहुत सारी किताबों में ड्रामे हो रखे हैं, ये सारा रिसर्च किया हुआ है, टेंशन मत लेना, क्रॉस वेरीफाइड है पूरा। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कर दी और यहीं से आगे बढ़ते हैं कि 3 साल बाद में 1938 में डिमांड करी जवाहरलाल नेहरू ने, किस बात की? संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार हो। ये नहीं कि अंग्रेज आए अपने हिसाब से आपके वो कर दें, उन्होंने बोला वयस्क मताधिकार होना चाहिए संविधान सभा के चयन के लिए। तो इनकी बात 2 साल बाद में अगस्त प्रस्ताव आया। कब आता है सर? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसमें संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की बात मान ली गई। और 1942 में एक आता है क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन आता है, उसमें क्या होता है? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में आया। अच्छा,
फिर काम कैसे नहीं बन पाया संविधान सभा को लेकर के? क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या बोला था अलग से, है ना, वो अड़ गई इस बात पे। अब धीमे धीमे आजादी की तरफ जा रहे हैं ना, 1942 का समय है, जिन्ना मुखर हो जाएंगे पूरी तरह से, नाराजगी पे अड़ जाएंगे, वो कहेंगे हमें नहीं पता, हमें तो क्या चाहिए, 2 स्टेट चाहिए, 2 स्टेट चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए अलग और हमारा पाकिस्तान अलग कर दो, हमें दे दो। बात बन नहीं पाई तो ये भी आपका फेल हो गया, यहाँ बना नहीं। और लास्ट में देखोगे तो एक आता कौन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बोले तो कैबिनेट के मंत्री थे, 3 मंत्री थे जिनका नाम है आपका, ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी रहते हैं उसमें। एक कौन है आपके, पैथिक लॉरेंस, कौन है आपके, पैथिक लॉरेंस, और एक है एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मिशन 3 लोगों का आया है और उसने क्या है, उसके तहत इसका निर्माण हुआ। प्रश्न आएगा भारत में जो संविधान सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया, किस आपके मिशन के तहत हुआ, तो वो है आपका कैबिनेट मिशन। कौन सा है, कैबिनेट, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, तो वहीं से उठा लेते हैं। क्रिप्स मिशन की सफलता का कारण है मुस्लिम लीग ने 2 स्टेट की डिमांड कर दी थी। और आगे बात करते हैं 1940 में आ गया कौन, कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 लोग हैं, पीएल, पैथिक लॉरेंस, एसएस की बोले तो आपका सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद में एबी अलेक्जेंडर। ध्यान रखना इस बात को, कैबिनेट मिशन के तहत ही निर्माण हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया। एक ढांचा रहेगा इस तरीके से और वो संविधान का निर्माण करेगा, जिसको क्या नाम दिया गया, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी उसकी मोहर क्या थी, कैसे ठप्पा लगाते थे, क्या था उस ठप्पे पे, तो कहते हैं एलिफेंट या हाथी। क्या था, जो आधिकारिक सील थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो क्या थी, एलिफेंट था, हाथी थी, ठीक है। मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एसएन मुखर्जी। ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा के, संविधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन है, एसएन मुखर्जी। उन्होंने बोला था सभा ऐसे रहेगी, ऐसे काम चलेगा, वो चलेगा, सारी चीजें एक प्रारूप बनाया, मोटा सा एक खाका बनाया। एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसपे अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, तो संविधान सभा का प्रारूप कैसा होगा, उसके प्रारूपकार कौन है आपके, एसएन मुखर्जी। अभी ध्यान रखना इस बात को। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी तो मैं आगे बढ़ूं आपको। तुम पुराना वाला थोड़ा लिंक कराओ। ये बताओ संविधान सभा का गठन का पहला विचार किसके दिमाग में है, एमएन रॉय। 1934 में आया, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कर दी। उसके बाद में 3 साल बाद में 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू अड़ गए, भाई साहब हमें तो बस मताधिकार के आधार पर इसका चयन करो, और उनकी बात 2 साल बाद मान ली गई अगस्त प्रस्ताव में, है ना। 2 साल बाद में एक क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन फेल हो गया जिन्ना की वजह से, है या मुस्लिम लीग की वजह से, 2 स्टेट की वजह से। आगे क्या होता है 1940 में, 4 साल बाद 1940 में कैबिनेट मिशन आता है, उसके तहत निर्माण हो जाता है किसका, संविधान सभा। याद हुआ, समझ में आया, चलो ये सारी बातें होगी। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा स्टार्ट हो जाती है। कैसे क्या हो रहा है, अब कार्यवाही शुरू कर देते हैं आपके संविधान निर्माण की। 1940 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा बन गई। तो समय आ गया है दिसंबर का। दिसंबर में कौन सा है सर आपका, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। कार्यविधि शुरू हो गई इनकी, है ना, काम करना शुरू कर दिया। पहली बैठक होती है संविधान सभा की, तो कब होती है सर आपकी, 9 दिसंबर 1940। उसी साल बना है, जन्म कब हुआ है, 1940 में हुआ है। किसके तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत, है ना। तीनों लोग बता दो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं, पैथिक लॉरेंस। दूसरे नंबर पे ये पुराने वाले उठा लो, क्रिप्स मिशन वाले सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तीसरे कौन है, एबी अलेक्जेंडर। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो 9 दिसंबर 1940 को हो गई सर बैठक, होगी, अध्यक्ष तो रहेगा, लेकिन अभी कोई प्रॉपर नहीं आ पाया था। इसीलिए बुजुर्ग एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि लोगों में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए बोला आप अध्यक्षता करो। अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। तो प्रश्न यहीं से रहता है, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर को हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि कैसे हैं, अस्थायी सदस्य। डायरेक्ट भी पूछ सकता है अस्थायी सदस्य, या केवल बोलेगा जो पहले दिन की बैठक में अध्यक्ष कौन है, उसने कुछ नहीं शब्द डाला। पहले दिन की बैठक का मतलब 9 दिसंबर की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हो गए। इसमें क्या लीग ने भाग लिया, नहीं लिया, अभी भी ठेठे घूम रहे हैं। 1940 का समय, वो भाग नहीं लेंगे। भाग लेते हैं तो इसका मतलब अंग्रेजों पर दबाव कैसे डालेंगे कि हमें अलग देश चाहिए। तो प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने बोला हम आ ही नहीं रहे, हमें तो अलग चाहिए। रूठे रूठे घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब बैठक हो रही है तो थोड़ी बात कर लेते हैं कितने लोग हैं, क्या से हैं। संविधान सभा की सीटें जो कुल मिला के थी कितनी थी, 389, 389। कितनी आपकी, 389, 389 ये टोटल सीटें। इनको ध्यान रखना, मैं बार बार फिर रोका मैंने। अब चलते हैं कांग्रेस के पास कितनी है। जब वहां पे चुनाव होते हैं तो ध्यान रखना, इन 389 में इनके पास में कितनी थी, ये ब्रिटिश वाले के पास में, ये हटा दो, इनमें से 93 हटाओ, क्योंकि 93 दी गई थी किनको, प्रिंसली स्टेट जो थे, राजे रजवाड़े थे, उनके पास में 93 सीटें उनके पास में थी। ओवरऑल सीटें बताओ कितनी है संविधान सभा में आपकी,
389, उनमें से 93 किसके पास है? प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़ों के पास में। अब जो बच गई वो कितनी बताओ? 93 हटा दी जाए तो जो बच गई उनमें से 208 की कांग्रेस जीत गई, चुनाव उन्हीं पे हुआ। तो प्रश्न आएगा कि कितनी पे हुआ था? 288 पे आपका चुनाव हुआ, ठीक है। उसके बाद में उनमें से 86 होगी, 96 ना? अच्छा हाँ 96। अरे ये है तो क्या हुआ कि जो 208 है वो कांग्रेस जीती, 15 निर्दलीय जीते और 73 आपकी जीती किसने? आपकी मुस्लिम लीग ने, ठीक है। इस तरीके से ये डेटा थोड़ा सही नहीं है, ये साइड वाला ध्यान रखना। अब एक प्रश्न और आता है सर कि जो 389 है उनमें से महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ये प्रश्न आ गया एक परीक्षा में। तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे संविधान बनाने के लिए, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था? तो 15 थी महिलाएं। किसमें से? ओवरऑल 389 में से। उनमें से कुछ तो राजकुमारियां थी इसलिए आगे थी। राजकुमारी अमृत कौर नाम याद है? वो थी। कुछ लोग ऐसे करके थे। तो यहाँ बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर। तो एक दिन बाद में फिर आते हैं, 9 दिसंबर के बाद में एक दिन छोड़ो, 10 दिसंबर छोड़ो, 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होगी। अब क्या हो गया? 11 दिसंबर को अध्यक्षता की किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि वो क्या बना दिए गए? स्थायी सदस्य बना दिए गए। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस जो प्रेसिडेंट कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है आपके? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक तरीके से वो है आपके। कौन प्रेसाइड करा था? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का नाम आएगा आगे चल के। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनेगी ना, समितियां बनेगी यहाँ पे संविधान सभा में, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल समिति बनेगी कौन से, किसको लेकर के? मूल अधिकार को लेकर के वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर के वो है। ओवरऑल कौन है? वल्लभ भाई पटेल। इनमें 2 उप समितियां बनेगी, मूल अधिकार के लिए अलग बनेगी, अल्पसंख्यक के लिए अलग बनेगी। उनकी मुख्य की अर्जी देंगे कौन? मुखर्जी है ना, उनकी आवाज बनेगी। मैंने याद कराई थी आपको, पुरानी क्लास किस किसने करी है? पॉलिटी वाली, गुड। और किसी ने नहीं करी? ठीक है, चलो। तो ये बात होगी हमारी। अब चलते हैं, संवैधानिक सलाहकार भी चाहिए हमें। इतनी बात हो गई, अध्यक्ष भी आ गए, पहली बैठक हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हमें संवैधानिक सलाहकार चाहिए। तो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए वो कमाल की पर्सनैलिटी जिनका नाम है सर बेनिगल नरसिंह राव। राव नाम है, ध्यान रखना। अब आप याद कैसे रखोगे उनकी कहानी अभी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम क्या पूरा? भीम राव, है ना। तो एक चीज बताओ, संविधान के जो पिता माने जाते हैं तो ऐसे किनको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। अच्छा यहीं से बी भी है, ये एम एन नहीं है, क्या है? बी एन है। प्लस ध्यान रखना राव उनके नाम में आ रहा है, इनके में भी आ रहा है। उन्होंने तो संविधान, एम एन राय ने क्या करा? देखो समस्या कहां रहती है एग्जाम में, जब आप प्रेशर में होगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा। दिमाग इसलिए चकरा जाएगा, उधर एम एन राय और बी एन राव बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और जब मिलते जुलते होते हैं प्रेशर में हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने क्या बोला? एम एन मन में विचार आया, वो अलग चीज है, यहाँ पे वो नहीं है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला था। ये क्या है? वो राय थे, ये राव है, और भीम राव में नाम आ रहा है ना, यहाँ से जोड़ लो। इनका संबंध है किससे? ये संवैधानिक सलाहकार है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, अभी चर्चा करेंगे। अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा एम एन रॉय में और बी एन राव में, ठीक है। इसको कहते हैं, कभी भी आप याद करो, भूलोगे नहीं। इन्होंने कहते हैं कि ये क्या थे? अधिकारी थे। आज के समय में जो आईएएस होते हैं वैसे ही आपके ये सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करा, फिर उसके बाद में सलाह दी, ठीक है। और इसी वजह से आपका ये आधुनिक जो संविधान है ना, अच्छी अच्छी खूबियां पढ़ने का काम करा था इन्होंने। 60 देश के संविधान पढ़े, तो एक देश का संविधान पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है, वो भी छांटा हुआ है, सब कुछ चीजें सरल सी हैं। क्या पर्सनैलिटी रहे होंगे, क्या व्यक्तित्व रहे होंगे, कितनी मेहनत करी थी हमारे लोगों ने। बस देश ऐसा बनना चाहिए जो हमेशा के लिए अच्छी चीजें रहे, सबकी हिस्सेदारी, सबकी बराबरी कोशिश करी थी इन लोगों ने। अच्छा जब संविधान आपका कंप्लीट हो जाता है तो चाहते तो बी आर अम्बेडकर नहीं भी कहते, क्योंकि सिविल सर्वेंट क्या होते हैं? पर्दे के पीछे रहते हैं, वो केवल काम करते हैं, काम का श्रेय उनको नहीं मिलता है, नेताओं को मिलता है। जबकि नेता नहीं करते, ज्यादातर काम कौन करते हैं? ये लोग करते हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति इस बात को जानता है। डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको लग रहा है ना कि ये भारी भरकम काम केवल मैंने किया है, इसका श्रेय जाता है इनको करते करते कहते हैं कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर बी एन राव को, ठीक है। सर बेनिगल नरसिंह राव जो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। हमारा जो संविधान बना है उसके एडवाइजर थे, कैसे संविधान बनना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। उन्होंने 60 देशों के संविधान पढ़े भी, ला करके इनके पास में देते गए। डॉक्टर साहब ने उनको उठा करके अच्छी अच्छी चीजों को कंपाइल किया, फिर चीजें आगे बढ़ी और आपके सामने प्रस्तुत है ये आपका संविधान, जिस वजह से आपकी डेमोक्रेसी बची हुई थी। आगे चलेगा, एक दिन और बीत गया। 9 दिसंबर के बाद में 11 के बाद में 13 दिसंबर, और यहां से कहानी शुरू होती है। एक विजन, एक दस्तावेज डाला गया कि हम काम कैसे करेंगे।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारी जो बैठकें होंगी उनका उद्देश्य क्या रहेगा, किन किन चीजों पे काम करना है और कैसे हमारा देश का आयन बनेगा, देश का संविधान बनेगा, उनकी हमने यहाँ पे चीजें हो गई 13 दिसंबर को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। बाद में कहते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। 40 दिन के बाद में 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया, ये सर्वमान्य रूप से स्वीकृत हो गया। ये बताओ क्या देश आजाद हुआ? अभी नहीं हुआ सर, 22 जनवरी है, अगस्त में जाके होगा अभी तो, लेकिन संविधान बनना शुरू हो गया था पहले से। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न आएगा कब प्रस्तुत हुआ, तो 13 दिसंबर। कब प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तो आपका 22 जनवरी। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। बाकी चीजें तो ये वैसे ही है, पढ़ लीजिए एक बार बस। तो यह कि ये उद्देश्य प्रस्ताव सहायता करता है किसमें, भारतीय संविधान की स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में इसने सहायता करी। कैसे हमारा संविधान बनेगा, ठीक है, उसमें सहायता करी। और जो प्रस्तावना है बाद में कुछ चीजें काट छांट करके लगभग 80-90% चीजों को वहीं रखा गया और बन गई आपकी इंडिया की क्या, प्रीएम्बल प्रस्तावना। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की झलक है, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि आत्मा कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को, तो इसमें वही मूल ढांचे की झलक भी थी। राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों का अंतिम सारांश भी था। इस टाइम पे लोग देशभक्त ज्यादा थे जो संविधान बनाने बैठ रहे थे और कमाल की पर्सनैलिटी थे। एक एक व्यक्ति को उठा लो, संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी ऐसी महान विभूतियां हमारे देश के संविधान को बना रही थी, इसीलिए इतना अद्भुत बन भी पाया। कहते हैं संविधान के पद पे बैठे हुए थे, इतने निष्पक्ष, इतने, वो कहते हैं ना, जब वो रिटायर होते हैं 10-12 साल के बाद में, 12 साल तक रहे ये राष्ट्रपति। कैसे? शुरुआत के 2 साल अंतरिम राष्ट्रपति, है ना। अभी संविधान लागू नहीं हुआ था ना, आजाद होने के बाद में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। कब? 24 जनवरी। कब? 1950 को। 26 जनवरी से संविधान लागू होगा। लेकिन आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये अंतरिम वाले हैं या इंटरिम वाले हैं? क्योंकि सर आम चुनाव कब होंगे? 1952 में, इसलिए 2 साल इन्हें एक्स्ट्रा ये मिली। अभी तक सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52 में शुरू हुआ, उसके बाद में 62 में ये क्या हुए, रिटायर हुए। उसके बाद में कहीं किसी कॉलेज वगैरह में वहीं पे जाकर के उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया। आज के समय के लोग होते तो पता नहीं क्या क्या करते। उस टाइम के लोगों को देखो, जैसे आपके डॉक्टर नहीं, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री साहब, अद्भुत पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे। देशभक्ति जो है ना, ताजा ताजा आजादी मिली थी, उन्हें कीमत पता थी कि कैसे है, लोगों ने बहुत कुछ सहा था। आज के समय में लोगों को नजदीक है ही नहीं है, क्या पे किया है उन्हें नहीं पता है, ठीक है। और जो पे नहीं करता है वो कीमत भी नहीं समझता था। चाहे कितने भी तुम अमृत क्यों ना देता हूं, बिना प्रयत्न के कोई चीज मिल जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। कहानी सुनिए बचपन में, एक पिता ने 10 का नोट दिया या 100 का नोट दिया, बच्चे से बोला इसको कुएं में डाल दे, उसने पट डाल दिया। पंचतंत्र की कहानियां चला करती थी बचपन में, बड़ी काम की चीजें, स्कूल में चलेंगे अपने में। एक दिन उसको सबक सिखाने के लिए पिता ने बोला, तुम ना, तुम्हें बहुत सारा बड़ा गिफ्ट दूंगा, बस शर्त यह है कि एक दिन आज तुम जाओ और कुछ कमा के लाओ, अपनी मेहनत से कुछ कमा के लाओ। पूरे दिन कहीं नहीं मिला, भटकते भटकते घूमा, लेबर का काम मिलेगा उनके, भाई तुम मेरे को 10 रुपए दे देना पर मैं काम करवा लो। पूरे दिन तो मेहनत करी, ठीक है, और ला के 10 रुपए ले जा करके पापा को दे दिया। पापा वहीं खड़े हुए कुएं के पास में। जब वो देने वाला था वो कहते हैं इसको कुएं में डाल दे। कहते पापा पागल हो गए क्या, पूरे दिन मेहनत करी है। समझ में आई? जब आप उसके लिए ना पेन होता है ना, तब कुछ अदा करते हो, तब चीजें महसूस होती हैं कि उसका वैल्यू क्या है। उस 10 रुपए की वैल्यू से ये लग रही थी पूरे दिन की मेहनत है भाई। हाँ, तो ये चीज थी, यही है हमारे संविधान के साथ में। उद्देश्य प्रस्ताव की हमने बात करी, तो राष्ट्रीय आंदोलनों का क्या है, सार है, ठीक है, सारांश है। आ जाओ, जब हमारा संविधान या जो फाइनल ड्राफ्ट है जो बन के तैयार हुआ, फाइनल ड्राफ्ट तीसरे वाचन के बाद में आ जाता है, जो 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है, आत्मार्पित हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है ना। संविधान स्वीकृत कब हुआ? 26 नवंबर को। उस फाइनल ड्राफ्ट के लिए समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। छोटी छोटी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, समय लगा फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में, जो फाइनल जो प्रारूप है ना, अंतिम प्रारूप बनाने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब हम बात करेंगे कि पूर्णतः हमारा संविधान कैसा है, हस्तलिखित है, और इसको लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एग्जाम में छोटे मोटे में पूछ लेता है, पुलिस वगैरह के, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। शकल देख लो प्रेम बिहारी साहब की, ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हाथ से लिख रहे हैं इसको, कैलीग्राफिस्ट हैं, और बड़े अच्छा लिखा है इन्होंने, धीमे 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 धीमे। देश की तकदीर लिखी है इन्होंने तो केवल उसको लिखा है, हालांकि चीजें लोगों ने पहले ही दे दी थी, पूरी संविधान सभा ने दी थी।
उसको लेखबद्ध किया बस, और आज भी रखा हुआ है मूल संविधान। चलो और देखते हैं, हिंदी संस्करण को सजाने का काम किया नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस का संबंध है शांति निकेतन से, जो कहाँ है आपका, अभी क्या बन गया आपका शांति निकेतन, क्या बना है, विरासत बन गया है ना, विश्व विरासत की सूची में शामिल हो गया। सर भारत की तरफ से कौन से नंबर का है, 42 नंबर का, कौन से नंबर का है, 42 नंबर। चलो भारतीय संविधान की मूल जो प्रति है सुरक्षित है किसमें, हीलियम में, जो मूल प्रति है हीलियम में सुरक्षित है। चलो नंदलाल बोस के बारे में देख लेते हैं। आर्टिस्ट नंदलाल बोस लेड द इनिशिएटिव टू ऐड आर्ट ऑन दी पेजेस ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक पेज पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ट है, इस तरीके से देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है ना, संविधान के कहीं पे कोई है, कहीं पे आपकी नटराज की मूर्ति है, कहीं पे कुछ है, मूर्ति नहीं मतलब जो चित्र है आर्टिस्टिक वे में बनाया गया, बड़ी मेहनत लगाई। देखो बॉर्डर वॉर्डर कैसे सजाए गए, बड़ा प्रेम से बनाया गया है सच्ची में, क्योंकि लंबे समय के बाद में, गुलामियों के बाद में, कभी किन्हीं राजाओं की गुलामी कर रहे थे, कभी किसी की कर रहे थे, फिर ब्रिटिश आए, उससे बचने के लिए लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए देश को ये आयन बनाया गया। ठीक है, चलते हैं कि क्या होता है आपका जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है वो कब होती है आपकी, 24 जनवरी 1950 को। उस दिन क्या हुआ, उस दिन स्वीकृत हुआ था राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी को ही क्या राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी को ही चुनाव हुआ है प्रथम राष्ट्रपति का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और ये चुनाव किस तरीके से हुआ है, चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है, उसी संविधान सभा द्वारा किया गया था ये। क्योंकि एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपका 26 जनवरी से संविधान लागू होगा, और बिना राष्ट्रपति के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर राष्ट्र शक्तियां किसमें रहते हैं आपके, राष्ट्रपति में ही। राष्ट्र का क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से ही है। अच्छा उससे पहले जाए तो मई 1949 में क्या होगा, मई, अभी संविधान लागू वो भी नहीं हुआ था, स्वीकृत नहीं हुआ, कब होगा, नवंबर में होगा। उससे पहले आपका राष्ट्रमंडल में सदस्यता स्थापित हो गई थी, सत्यापित हो गई थी। संविधान सभा ने बोला था ठीक है हम किसके सदस्य बनेंगे, आपके राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, मई में। और ये कैसा था, उसमें ये था हम अपनी मर्जी से हो रहे हैं, हम सोवरेन है, हम गुलाम नहीं है, जब चाहे तब हट भी सकते हैं। इससे पहले बात करेंगे तो आजाद होने से पहले ही 22 जुलाई 1947 अगस्त में आपका देश आजाद होगा, तो कोई झंडा भी चाहिए ना, तो आपका राष्ट्रीय ध्वज आपका स्वीकृत हो गया है। कब आपका, 22 जुलाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई कलर, क्या बोलते हैं, ट्राई कलर, ट्राई कलर है, ट्राई कलर्स है, ट्राई कलर्स, कलर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, झंडा है ना, फ्लैग, ट्राई कलर्स। ये जो है आपका एस लगाने का मतलब ज्यादा नहीं हो जाते हैं, झंडा हो जाता है उसका, एस और एस लगा देते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है आपने। ठीक है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज। तो अब हमारी जो चर्चा चलेगी कौन सी वाली चलेगी, उद्देश्य प्रस्ताव वाली, इसमें से पूछूंगा अभी, बताओ उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, बताओ जल्दी से। 13 दिसंबर को 1940 को। अच्छा ये बताओ स्वीकृत कब हुआ है, 22 जनवरी 47 को, 1947। ठीक है, अच्छा चलो मेरी बात हो गई यहाँ पे, ओके। तो ये बताओ जो फाइनल ड्राफ्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना समय लगा उसको बनने में, 18 महीने। कुछ लोग तो आपके पैसे की भी बात करते हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, वो ज्यादा डीप मत जाओ, फिर तो हर एक फैक्ट काम का लगेगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ कि इसको हाथ से लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण राय दादा। ठीक है, नंदलाल बोस ने जो सजावट वगैरह वो करी है हिंदी वाले में। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे, वह है भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित कार्य समितियां। ये आपका ऐसा टॉपिक है, साल 2 साल में या किसी न किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं यहाँ से टॉपिक। भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ समितियां बनाई गई थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विचार करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तुम ये काम करो, काम दिया जाता है ना, काम का बंटवारा किया जाता है, इसलिए ग्रुप बनाए गए अलग अलग, वो समितियां बनाई गई। तो बड़ी समितियां कुछ देखते हैं, तो लगभग 8 हैं कुछ बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियों को देखते हैं। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद है। एक चीज बताओ, क्रम मैंने अपने हिसाब से रखा है आपकी स्टोरी बनाने के लिए। देश का राजा कौन है, राजेंद्र प्रसाद बोले तो बाद में राजे बने ना, राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति, संचालन कौन करेंगे, राजा करता है कि नहीं, वहीं से कीवर्ड ध्यान रखना, संचालन समिति का हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे प्रक्रिया नियम समिति, और देश का संचालन नियमों से होता है, तो वो भी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 समितियों में से 2 क्लियर हो गई। कुछ साइड की ध्यान रखो, साइड में कौन सी है, राष्ट्रीय ध्वज समिति संबंधी तदर्थ समिति, एडॉक समिति है ना, तदर्थ बोले थे एडॉक। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये बड़ी नहीं है, ये छोटी समिति है, समझ आ रही है ना, ये छोटी समिति है, इसलिए क्योंकि नजदीक रख दिया। अगली हमारी प्रारूप समिति, जो सबसे क्या है, मेन है, ये अक्सर एग्जाम में छोटे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको,
ये प्रक्रिया नियम वाली है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऊपर वाला है, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके हेड कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तो ज्यादातर पता है कि प्रारूप बनाया किसने, संविधान के प्रारूप को किसने बनाया, ठीक है, तो उसकी समिति के अध्यक्ष है कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें 5-6 लोग और हैं समिति में, सबको पूछ लिया जाता है कई बार, तो आगे देखेंगे, अभी ये समिति की चर्चा आएगी बाद में। इतनी बात होगी तो आगे चलते हैं। संघीय संविधान संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। एक चीज बताओ, इन तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे आपको, तीनों को एक साथ में कैसे? संघीय, अच्छा एक चीज बताओ, जहां पे घी शब्द आ रहा है इसमें, घी को अंडरलाइन करा समझाने के लिए। घी खाओगे तो आप जवान होगे कि नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और संघ में एक चीज बताओ, ज्यादा पावरफुल में कौन रहते? जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री बने ना बाद में, तो संघ से रिलेटेड बात होगी तो वो उन्हें ये लग रहा संघ में तो मैं ही हूँ, तो उस समिति के आपके अध्यक्ष बनेंगे। तो संघीय संविधान समिति हो चाहे संघ शक्ति समिति हो, दोनों के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति, और ये क्या होगी? बाहर जवाहर है ना, राज्य क्या है? संघ से थोड़े दूर है ना, तो बाहर समिति, राज्यों के लिए समिति। ध्यान रखना, प्रांतीय संविधान समिति वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन राज्यों के लिए समिति, उनको बहलाने फुसलाने के लिए, ठीक है, बात करने के लिए समिति बनी थी। 3 समितियों के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, प्रांतीय समिति के कौन है? वल्लभ भाई पटेल, लेकिन राज्यों के लिए समिति के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। 3 समिति, संघ से रिलेटेड तो टेंशन ही नहीं है, इस पे क्या मारना है? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति आएगी तब भी जवाहरलाल नेहरू है, तो 3 समिति होगी। हमने 3-3 6 समितियां कर ली, फिर से हम बात करेंगे, चलिएगा। तो पहले नंबर पे थी हमारी संचालन समिति, देश का संचालन राजा करेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद, ये जोड़ रहे हैं कहानी। उसके बाद में नियम कानून वाले है ना, संचालन नियम संबंधी समिति, वो भी राजेंद्र प्रसाद है। तीसरी प्रारूप समिति, डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर। अब आगे संघीय समिति, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। 8 में से 6 होगी याद, तो वो भी टेक्निक के साथ में, ठीक है। चलो, तो इतनी बात हो गई। अब चलते हैं सर आपके, ये कौन सी तदर्थ समिति को बाद में ध्यान रखेंगे। झंडा समिति के भी कौन थे अध्यक्ष? ये सॉरी, राष्ट्र ध्वज, झंडा समिति नहीं बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, हाँ कृपलानी हो। तो झंडा राष्ट्र ध्वज में थोड़ा अंतर ध्यान रखना। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के कौन है? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन झंडा बोलेंगे तो झंडा कपड़े का था ना, कपड़ा लानी, कृपलानी। कुछ टेक्निक बनाई थी आपके साथ में मिलकर के, और इसी क्लास में बनाई थी, है ना। चलो, अब चलते हैं अगला वाला कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों के लिए संविधान बनने हैं, स्टेट के लिए क्या क्या चीज होगी, वहां गवर्नर होगा, ये होगा, वो होगा, उसकी व्यवस्था के लिए कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। सर इनको लौह पुरुष इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने लगभग 562, कई जगह दे रखा 565 रियासतों को क्या किया था? एकीकरण करने का काम किया था। कहते हैं कि 562 में से 1947 में जब देश आजाद हुआ, कितनी राजी हो गई थी? 559। 3 को हटाना है ना, 3 नहीं मानेंगे, 559 हो गई। 562 माने तो ये डेटा ज्यादा मान्य माना जाता है, ठीक है। 562 में से 559, 3 कम करो तो 62 में से 2 उधर गए, एक और कम करो तो 559, तो राजी हो गए। 3 मक्कारी दे गए, एक तो कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। कश्मीर, या तो ट्रायंगल ऐसे बना लो, कश्मीर, देखो बड़े ये थे, ये बड़ी थी, इसलिए हम इधर से लेके जाएंगे, कश्मीर, हैदराबाद और उसके बाद में जूनागढ़। वैसे तो बात करेंगे सारी जो रियासतें थी, इनमें सबसे बड़ी कौन सी थी? कश्मीर थी, हैदराबाद थी, एक मैसूर थी, लेकिन मैसूर तो शामिल हो गए थे, इसलिए टेंशन नहीं थी। 3 बड़ी में से 2 आपकी कश्मीर और आपकी हैदराबाद, और ये तो 2 बड़ी होगी। एक और थे जो नानुकुर कर रहा था, वो था जूनागढ़ वाला, उसे पाकिस्तान में भागना था। मैं बोला अच्छा ठीक है, इन्होंने सबको शामिल कर लिया। ये सारी चीजें थी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें घर पे देख लेना, मन करे तो, नहीं तो एग्जाम के लिहाज से सही नहीं है। तो प्रांतीय संविधान समिति की बात हो गई, तो वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, लौह पुरुष हैं, उनकी थोड़ी चर्चा यहाँ पे कर दी। अगला आ जाता है सर आपके मूल अधिकार। चश्मा लगा के बैठे हुए हमारे अधिकार कौन से? मूल अधिकारों के लिए जो समिति है, तो उसके पूरी जो डिटेल है ना, समिति का नाम क्या है? मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। समिति का पूरा नाम है मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? अच्छा ये बताओ, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा? किसके पास जाओगे? भाई के पास में जाओगे कि नहीं? है कौन रक्षा करता है आपके मूल अधिकारों की, है ना? तो वो है भाई, तो वल्लभ भाई पटेल ध्यान रहेंगे। एक चीज बताओ, अब इनमें से 2 भाग कर दो, मूल अधिकार अलग हो गए, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो अलग हो गए। मूल अधिकारों की बात करें, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या है? मूल अधिकार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े भी किस में आ रहे हैं? मूल अधिकार है कि नहीं है? तो कृपलानी याद रहेगा कि नहीं? तो जेबी कृपलानी किससे जुड़े हुए? मूल अधिकारों संबंधी आपकी जो उपसमिति है ये। और दूसरी एक और उपसमिति है अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श के लिए जो बनी है, वो है उसके एस सी मुखर्जी साहब। एस सी मुखर्जी कुछ और भी बताओ जल्दी से। वाइस क्या है? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन या प्रेसाइड कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन सबसे ज्यादा सही है। चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वाइस चेयरमैन कौन है? एस सी मुखर्जी साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी।
एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसकी जगह पे, ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश देने की कोशिश की गई है। और कमेटी फॉर स्टेट्स ये भी है आपकी, और ये प्रांतीय संविधान समिति आपकी प्रोविंशियल कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति, ये कुछ इंग्लिश की चीजें दे रखी हैं। ये कमिटीज थी भारतीय संविधान की, और मुझे लग रहा है 8 के 8 होगी। इस तरीके से ये डॉक्टर साहब है राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर साहब दूसरे भी हैं, BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, कमाल के लोग, कमाल की विभूतियां, जिन्होंने देश को अद्भुत रास्ता भी दिया, ठीक है, चलेगा। तो 8 बड़ी समितियां जो एग्जाम में अक्सर आती हैं, बताइएगा। पहली आपकी कौन सी? संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसके। दूसरी एक और आपकी नियम संबंधी समिति भी है, ठीक है, तो वो भी राजेंद्र प्रसाद एक एडॉक के भी है। राष्ट्रध्वज है, झंडा समिति मत बोलना, राष्ट्रध्वज, ठीक है, ये हो गए। राष्ट्र का झंडा किसके हाथ में होगा? राजा के पास में होगा ना, तीनों आपके लिंक हो गए। अब चलते हैं तीसरी समिति कौन सी है? प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति। उसके बाद में चौथी संघीय समिति, और 5वीं संघ शक्ति समिति, 6ठी राज्यों के लिए समिति, इन सबके कौन है? जवाहरलाल। मैंने बोला था घी से ध्यान रखना, घी खाओगे तो जवान हो जाओगे। कितनी हो गई सर आपकी? 6 हो गई। 7वीं समिति की बात करेंगे तो प्रांतीय, क्या है? प्रांतीय संविधान, प्रांतों के लिए संविधान के लिए कौन है? प्रांतों को इकट्ठा कौन किसने करा? वल्लभ भाई पटेल साहब। तो सारी चीजों में विजडम डालने की कोशिश करिए। लॉ प्रेस बोलते हैं 562 रियासतों का क्या किया? यूनिफाई करा उन्होंने, ठीक है, एकीकरण किया। ये 3 नहीं माने थे, बताओ कौन से? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये नहीं माने थे। इनके अलग अलग करके जोड़ा है, इनकी कहानी आगे बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 8वीं समिति कौन सी है? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी, अल्पसंख्यक अधिकार संबंधी समिति, इस तरीके से थी। ओके, तो ये ओवरऑल के कौन है आपके? वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है, इनको क्रम रखा है। 7वीं वाले के भी है, 8वीं वाले के भी वल्लभ भाई पटेल है। इनमें 2 उप समितियां बनी है। मूल अधिकारों के लिए जेपी कृपलानी, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ा क्या होता है? मूल अधिकार में आता है ना, तो वहां से कृपलानी साहब को याद रखना। अगले कौन से? मुखर्जी, मुख्य अर्जी बने अल्पसंख्यकों के, मुखर्जी साहब। तो ये 8 के 8 मैंने उम्मीद है आपको याद करा दी, ठीक है। आगे चलते हैं सर। आपका संविधान के 3 वाचन हुए सर, बांचे गए सभा में। काम समितियां अलग अलग कर रही हैं, लेकिन एक बाद में कि कैसा बन गया है। पहला वाचन होता है सर 6 दिन के लिए, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में होता है आपका, और ये होता है 1948 में। 4 नवंबर को भी बैठक हुई, 9 को भी हुई, इसीलिए आपके 6 दिन हो गए, ठीक है। 1948 में हुई थी, देश आजाद हो गया, 1948 में हो रही है। ओके, आगे देखेंगे। फिर आपके 1949 में शुरू हो जाती है, इससे यहीं से शुरू होगी। देखो 4 ये नवंबर ही चल रहा है 48 का, तो कुछ दिनों के बाद में 15 नवंबर से शुरू हो गई। ये डिटेल आपका वाचन था, एक एक टुकड़े का वाचन था। शुरुआत में तो क्या था, मोटा मोटा बता दिया 6 दिन में कि ये है। उसके बाद में कुछ दिनों की छुट्टी हुई, 9 नवंबर के बाद में 15 नवंबर से 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन के बाद में 6 दिन पे 15 नवंबर से आपका बांचना शुरू हो गया। एक एक खंड को उठा लिया, उसकी डिटेल आपकी स्टडी हुई, काम चलते रहे। इस तरीके से आपका बना, बहुत दिनों तक चला। 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर पहुंच गए आपके 1949 तक। ये दूसरा वाचन हुआ। फिर लोग घर पे गए, कहीं कमियां रहेगी, फिर सुधार हुए, बहुत सारे हंगामे होते थे इसमें, ठीक है। फिर अब आगे कहां पे आपके जो 26 नवंबर है ना, सुनो 26 नवंबर पहला वाला 6 दिन चला था, लास्ट वाला तीसरा चलेगा 12 दिन, 1 दर्जन दिन, ठीक है। तो 26 नवंबर को आपका तृतीय वाचन समाप्त होगा, उससे 12 दिन पहले लगा दो। तो 26 नवंबर का मतलब क्या है? 12 दिन पहले का मतलब क्या है? 14 नवंबर को स्टार्ट होगा। 14 नवंबर को आपका स्टार्ट होता है, और 1900 आपके 26 नवंबर को खत्म हो जाता है। 26 नवंबर को वाचन खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी दिन क्या हो जाएगा? साइन माइन हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो जाएगा? आत्मार्पित हो जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी 26 नवंबर को, इसीलिए, ठीक है। और इस दिन को किस नाम से माना जाता था? पहले नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था 2015 से पहले। अभी बताऊंगा, रुक जाओ। अब आ जाते हैं तृतीय वाचन हुआ। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपना लिया गया। और जब अपनाया गया था, मूल संविधान में 395 तो थे आर्टिकल, 22 थे भाग, और 8 थी अनुसूची। फिर से ध्यान रखो, और यही ध्यान रखना, यही फैक्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा। मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 क्या? अनुसूची। मूल संविधान अभी भी छेड़ा नहीं जाता, वो रखा हुआ है में। उसमें कितने? 395, यही पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि ये तो बदलते रहेंगे, लेकिन मूल जैसे बोलोगे वो इतने ही रहेंगे। फैक्ट याद रहेगा, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अभी तो 12 है सर, अभी अनुसूचियां कितनी है? 12 है, ये बता देंगे आपको। 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं में आपका क्या बताऊं, भूमि संबंधी जो अधिकार वाले थे, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में आपके पंचायत है, 12वीं में आपकी पालिका, ऐसे करके बन गई है आपकी कितनी? 12। चलेगा, प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रियम्बल है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान जब लागू हो गया, पूर्ण संविधान लागू होने के बाद में लागू की गई। स्टेटमेंट डाल देगा कभी भी, जब हमारा देश का पूरा संविधान कब लागू हो जाता है? 26 जनवरी को। हालांकि जब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, तब कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे उसी दिन से, पर संविधान लागू नहीं हुआ था। वेट किया गया था 26 जनवरी का। 26 जनवरी का वेट इसलिए किया गया था, इधर आ जाओ, तो ये समय है आपका, एक समय दिसंबर
1929 लाहौर में अधिवेशन होता है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, दिसंबर में अक्सर अधिवेशन हुआ करते थे। और उसमें किसने बोला आपका? नेहरू साहब ने बोला कि हम जो है ना अगली साल 26 जनवरी को, यानी कुछ दिन के बाद में तैयार तो हो जाए देश मनाने के लिए, त्योहार के लिए, तो कुछ समय दिया और बोला कि आने वाली 26 जो जनवरी है, कब की? 1930 वाली, उस दिन हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जो वो है ना अधिनियम, उसको पास कर लिया था, वो प्रस्ताव पास हो गया था। कहां पे? कांग्रेस ने, गांधी जी को बिना बताए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज दिवस पहला मनाया गया 1930 को। स्वतंत्रता दिवस नहीं है, पहला स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त 1947। ये कौन सा? पूर्ण स्वराज दिवस है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फालतू में कंफ्यूज होते रहते हैं, फैक्ट में खेलते रहते हैं। आओ तुम खेलो, तुम खेलो। यहाँ बात हो गई। चलो, यही रीजन था कि ये शुरू किया गया जबकि आपके नवंबर 1949 में बन गया संविधान। वेट किया गया था इतने दिन का, इसलिए क्योंकि ये पुरानी डेट थी, इसको हम मनाते आ रहे थे, इससे भावनाएं जुड़ गई थी लोगों की। इसलिए देश का जो आयन है, हम गणतंत्र बनना चाह रहे थे इस दिन। पूर्ण संविधान लागू होने के बाद में प्रस्तावना शामिल हुई। जब आपका ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस प्रस्ताव का नाम क्या था जो अम्बेडकर साहब ने किया था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, ये रखा था। इसके बाद में संविधान जो है आपका स्वीकृत हो गया था। बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, जो ये वाचन करे डॉक्टर साहब ने करे थे, और ये बिल पास हुआ, ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया, सारी चीजें हो गई। तो डॉक्टर साहब को संज्ञा दी जाती है भारतीय संविधान के पिता की या आधुनिक मनु की। देखो, आयरनी यह है कि डॉक्टर साहब ने सबसे ज्यादा नफरत करी थी महाराज मनु से, और इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दे दी गई है, जिससे नफरत करी और वही टैग इनको लगा दिया गया। आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। चलते हैं, उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि यहां पे आ जाओ। नोट, 26 नवंबर को अब क्या बोला जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से देखिएगा, 26 नवंबर को किस नाम से जाना जाता है? संविधान दिवस से। जबकि मैंने अभी कुछ समय पहले क्या बोला था? इसको नेशनल लॉ डे बोला जाता था पहले, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान स्वीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। तो नेशनल लॉ डे मनाया जाता था। लेकिन 2015 से भारत का एक मंत्रालय, ठीक है, उसने क्या करा? इसको चेंज कर दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 125वीं क्या थी? एनिवर्सरी थी। 26 नवंबर को नहीं थी। उनका जन्म दिवस तो कब आता है? 14 अप्रैल को आता है। समझ वाली बात है? कब आता है? वेदकांत कब आता है? 14 अप्रैल को आता है। ठीक है, 125वां उनका बर्थ ईयर था, वो साल थी। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही मनाने आ रहे थे। उन्होंने बोला 125 जो साल है उसको सम्मान देना चाहिए, तब से उसको क्या माना जाएगा? संविधान दिवस। तो अब संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान यार स्वीकृत हुआ था। बस कंफ्यूज मत होना डेट में। ओके, डॉक्टर अम्बेडकर के आपके ये सारी चीज होगी। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 2015 में। ठीक है, ये बारी बात समझ में आ गई आपको। अम्बेडकर साहब हैं ये आपके, चलिएगा। और ये इस तरीके से संविधान पे साइन करे गए। ठीक, अब कुछ आपकी छोटी समितियां हैं। क्या आज कराऊं कि कल कराऊं? आज करा लेते हैं। ठीक है, कुछ कमेटियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल वाली छोटी सी हैं। देखिए, यहाँ पे 6-7 समितियां हैं जो छोटी हैं, 8 हमने उधर करी। देखिएगा, पहली है आपकी वित्त एवं स्टाफ समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, वार्ता समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद हैं। और उधर एक और समिति की हमने बात कर दी थी, राष्ट्रीय ध्वज वाली, उसके भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। एक चीज बताओ, देश के राजा हैं, राजा के पास में पैसा नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा? तो राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ध्यान रखना। सर ने बोला था कि फाइनेंस एंड स्टाफ, फाइनेंस होगा तभी तो राजा मानेंगे। तुम पे पैसा नहीं है, कोई राजा मानेगा? छोड़ा यार, हम नहीं काम कर रहे तुम्हारे पास, हमें देने को कुछ है नहीं। तो फाइनेंस स्टाफ ऐसे याद रख लेना। ये कौन सी है? छोटी कमेटी है। ठीक है, ओके। अच्छा, कार्य संचालन संबंधी समिति, तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, वो है के मुंशी। और काम का कार्य संचालन रहे तो मुंशी करेगा। राजा का मुंशी करता है कि नहीं? के मुंशी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उधर कौन सा था? संचालन समिति, वो कार्य संचालन नहीं था, वो थी बड़ी समितियों में, वो थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कार्य संचालन शब्द आ जाएगा तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस, तो के मुंशी है। मुंशी काम का वो करता है ना। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कार्यकरण संबंधी समिति है, उसमें है जीवी मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा के कार्यक्रम क्या है? संविधान के नहीं, सॉरी, संविधान सभा के कार्यक्रम। कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है और कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी जो भी है यार, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे वो फंक्शन करेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पे बनी है आपकी कौन सी? ये कार्यकरण संबंधी समिति, वो है उसके आपके जीवी मावलंकर। आगे चलिएगा, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, क्रेडेंशियल कमेटी, वो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आपने पत्र किसको लिखा? अल्लाह को भी लिखा, कृष्णा को भी लिखा, कृष्णा स्वामी अय्यर को भी लिखा। पत्र किसको लिख रहे थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को। ठीक है, आगे चलेगा। झंडा समिति, फ्लैग जो कमेटी है, जेबी कृपलानी है। तो झंडा कपड़े का बना हुआ था, तो कपड़ा लानी, ऐसे करके थोड़ा नाम टेस्ट कर लो तो कृपलानी हो गए। आवास समिति,
हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन है आपके? पी पट्टाभी सीतारमैया। और घर का पट्टा करवाते हैं ना, वहां से याद रखना पट्टाभी सीता। सारी कमेटी और उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमने हिंट दे दी आपको। ठीक है सुधा, हिंट हमने ऐसी दी कि आपको समझ में आ जाएगी। देखो फिर से सुनो आपका भाई, ऐसा ही है ना, यहाँ से बुद्धि पता पड़ती है। देश का विधान पढ़ाया जा रहा है, राजनीति में तभी तो नहीं जा पाते लोग। वो कहते हैं छोड़ो यार, कौन पढ़े क्या पढ़े। ठीक है ना, कुछ पाने के लिए थोड़ा यहाँ पे जूझना भी पड़ता है। और ये तो हकीकत है, देश का विधान है। आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानना चाह रहे, इसीलिए तो देश में ये नेता लोग कुछ भी कर जा रहे हैं आपके साथ में। छोड़ो, कहा लेना देना, मेरा तो खाना पीना चल रहा है। आजा फिर से, ये छोटी समितियां, पहली समिति कौन सी आपकी? वित्त एवं स्टाफ वाली, तो राजेंद्र प्रसाद। वार्ता समिति के भी ये भी है। राष्ट्र ध्वज वाली, उसके भी यही है ना, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे आ जाओ, कार्य का संचालन करेंगे तो के मुंशी। ये बातें जो बोल रहा था बड़े काम की है, मुंशी काम करता है ना। अच्छा, एक और तीसरी बताओ जल्दी से। कार्य करने वाली है, बस इतना ध्यान रखना, वो है महावलंकर। हाँ, संविधान सभा का कैसे कार्य करना होगा, जीव महावलंकर है। उसके बाद में कौन सा है? प्रत्यय, क्रेडेंशियल कमेटी इसको बोला जाता है। प्रत्यय पत्र का अल्लादी कृष्णा पत्र लिखा तुमने इनको इस तरीके से। आगे कौन सी है? झंडा समिति, कपड़ालानी, कृपलानी। उसके बाद में देखो, मेरा इन लोगों, ये मान लोगों के लिए मेरा जो है ना, अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आवास समिति, और घर पे पट्टा होता है ऐसे ही, पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, चलो हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए, और देश के विधान को समझना हमने अब शुरू कर दिया है। और ये क्लासेस आपकी लगभग 14-15 क्लासेस में पूरा संविधान आपका, ये इंडियन पॉलिटी आपके खत्म कर देंगे। ठीक है, रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम में सफल होइएगा।